Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So here I am back with another video. तो आज की वीडियो होगी हमारी क्लास 8th का चैप्टर 4th। हाँ, क्लास 8th का चैप्टर 4th है आज का टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग से जाते हैं। ये क्लास 8th का जो चैप्टर 4 है वो है वृक्षान आरोप्य, मतलब वृक्षों को उगाना, आरोपित करना। ठीक है, तो बेसिकली ना देखो, चैप्टर का अर्थ हम समझेंगे। मे बी शायद ये वीडियो अगर लंबी लग रही होगी मेरे को, अगर लॉन्ग हो गई तो मैं वीडियो का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में अनदर वीडियो में कर दूंगी। श्योर कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी। बट अभी हमें जो टॉपिक पे ध्यान देना है, जो टॉपिक फोकस रहेगा वो रहेगा उपपद विभक्ति का। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है उपपद विभक्ति, आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी होने में इश्यू आ रहा है। तो अभी हम पहले ये समझते हैं उपपद विभक्ति होती क्या है। ठीक है, ये मैंने कुछ स्लाइड रेडी की थी आपके लिए। तो ये उपपद विभक्ति, ठीक है, जब किसी शब्द के साथ कोई विशेष शब्द जैसे कि उपसर्ग या कोई क्रिया विशेषण जुड़ करके यह निश्चित करे कि उस शब्द में कौन सी विभक्ति होगी। थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज हो गई है ना। आगे हम एक और नॉर्मलाइज करके पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। जिस शब्द के कारण कोई दूसरी संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेष विभक्ति में आता है उसे उपपद कहते हैं, और उस पर जो विभक्ति लगती है वो उपपद विभक्ति होती है। जैसे कि मतलब सपोज आप एक सेंटेंस लिख रहे हो, ठीक है, आपने ये लिखा पिता पुत्र के साथ जाता है, तो मैंने आपको जो पहले समझाया या फिर जो आपने पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा कारक। कारक के अकॉर्डिंग अगर मैं बोल रही हूँ पिता पुत्र के साथ जाता है, तो पिता पुत्र के साथ, तो के साथ जाने में जो के होता है का की के, किसका चिन्ह है का की के, संबंध का। संबंध कारक होना चाहिए। संबंध कारक कौन से नंबर पे आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा संबंध का की अधिकरण में पर ऊपर, तो संबंध किस में आया, 6th नंबर पे। तो कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। 6 नंबर पे संबंध आ रहा है जी, तो षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। बट यहाँ आप देखोगे एग्जाम्पल में, इसका जो अर्थ है पिता पुत्रेण सह गच्छति, इसका अर्थ है पिता पुत्र के साथ जाता है। तो पुत्र में कौन सी विभक्ति आई है यहाँ पे, अगर आप पुत्र के रूप देखोगे ना बेटा, तो पुत्र में यहाँ पे विभक्ति आई है थर्ड, तृतीय विभक्ति। रामः रामौ रामा, रामेण रामे रामौ रामा, रामम रामौ रामाण, रामेण रामाभ्याम रामई। तो रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन, पुत्र और राम के रूप सेम चल रहे हैं, तो पुत्रेण में कौन सी विभक्ति आ गई, तृतीय। तो अब ये तृतीय विभक्ति क्यों आई है, क्या है रीजन तृतीय विभक्ति के आने का। तृतीय विभक्ति के आने का जो रीजन है वो है क्या, सह, वो है क्या, सह। सह की वजह से इसमें कौन सी विभक्ति आई है, तृतीय विभक्ति आ गई पुत्र में। तो सह एक ऐसा विशेष शब्द है जिसके योग में संज्ञा या सर्वनाम में तृतीय विभक्ति लगती है। देखो थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, थोड़ा नॉइज आ सकती है व्हीकल्स वगैरह की, तो इग्नोर करना, इवनिंग टाइम है, थोड़ा होता है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये समझा रही थी, जो ये सह शब्द है ना, इसकी वजह से संज्ञा या सर्वनाम में कौन सी विभक्ति आ गई, तृतीय विभक्ति। इसी तरीके से आपको और भी शब्द इस चैप्टर में याद करने हैं। इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को छोड़ो, इसको हम बाद में अनुवाद समझेंगे। इसका अनुवाद भी समझने के लिए आपको ये टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप आओ पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। ठीक है, देखो यहाँ से पढ़ना चालू करो। ध्यातव्यम, ध्यान रखने योग्य बातें। वाक्य में पदों का संबंध किससे होता है, देखो वाक्य में जो भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी है वो क्रिया, वो उसका संबंध किससे होता है, कारक से होता है। कारक कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। अब जो मैं संबंध कारक बोल रही थी वो क्या होता है, उसको कारक में काउंट नहीं करते। ठीक है, विभक्ति होती है हमारे साथ ही, देखो नीचे लाइन पढ़ो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, 7 विभक्ति होती है। मतलब जो हम राम के रूप पढ़ते हैं ना 8 तक, 8 में तो हम हे राम हे रामो हे रामा पढ़ते हैं संबोधन में, उसके ऊपर जो हम संबंध विभक्ति पढ़ते हैं षष्ठी, वो विभक्ति तो होती है, विभक्ति में तो काउंट होता है, बट कारक में काउंट नहीं करते उसको। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। ये एक फैक्चुअल बात है। सपोज जैसे आप मैथ के मैथ के रूल्स याद करते हो, फॉर्मूलाज याद करते हो, a + b का होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b², है ना।
आप ये याद करते हो तो एक फैक्ट है, याद करना ही पड़ेगा इसको, कोई भी अनदर लॉजिक नहीं है। हम उसको सॉल्व कर देते हैं आगे क्लास 9 10 में, हम उसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बट इसका कोई रूल मतलब कुछ ऐसा नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, फैक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि कारक 6 होते हैं, विभक्ति 7 होती है, ठीक है। परंतु जिन वाक्यों में किसी शब्द के कारण, किसी विशेष शब्द के कारण कारक विभक्ति के स्थान पर कोई और विभक्ति लगाई जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया पिता पुत्र के साथ जाता है, लगनी तो चाहिए थी, यहाँ पे पुत्रस्य होना चाहिए था, पुत्रस्य होना चाहिए था ना, रामस्य रामे रामाणाम, रामे रामे रामेषु, तो रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुत्रस्य होना चाहिए था, पर हुआ पुत्रेण। क्यों हुआ? सह की वजह से हुआ। तो ऐसे ही आपको बोल रहे किसी शब्द विशेष के कारण कोई विभक्ति लगाई जाती है, उसे हम बोलते हैं उपपद विभक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति। अब आपको इसमें ना बताया गया है किन किन वजह से कोई विभक्ति लगती है, ठीक है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, तो आपको सेम लॉजिक ही पता है, मैं बताती हूँ। कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, तो कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति लगती है, ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय विभक्ति। अब आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और ये आपको जरूर डेफिनेटली याद करना है, यहीं से पहचान हो जाएगी आपकी कि आप कौन सी विभक्ति लगाओगे शब्द में, ठीक है। सपोज आपको ऐसे एग्जाम्पल आ जाए कि मार्गम यहाँ से हटा दिया जाए, जो मार्गम लिखा है ना ये यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब इसके जगह पे यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दें, ये जो मार्गम है इसकी जगह पे आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दे दें, ठीक है। और आपको पूछ लिया जाए सीधा सीधा कि डैश उभयत, इसमें और साइड में वर्ड दे रखा है ऐसे मार्ग, ब्रैकेट में वर्ग दे रखा है मार्ग, तो आप कौन सी विभक्ति लगाओगे? उभयते शब्द है तो कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति। सिंपल सा फैक्ट, उभयते और परिते शब्द अगर आपको दिख रहा है सेंटेंस में तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। सर्वतः और प्रति दिख रहा है, देखो उभयते का मतलब क्या होता है? दोनों ओर, उभयते मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, उभयते मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, ठीक है। मार्गम उभयते, दोनों ओर क्या है? मार्ग है। उद्यानम परितः, उद्यान मतलब बगीचे के चारों ओर। सर्वतः मतलब सभी ओर, और प्रति मतलब जैसे की ओर, प्रति का अर्थ होता है हिंदी में की ओर, जैसे लिखा हुआ है गृहम प्रति गच्छ, घर की ओर जाता है। तो आपको अगर ऐसे वर्ड दिख रहे हैं ना, देखो अभी आपका जो स्टैंडर्ड है क्लास 8th का, उसमें इतना डीपली जाके नहीं पूछते क्वेश्चंस, क्वेश्चन बनेगा फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्मेट में बन जाएगा। प्रति लगा देंगे, ब्रैकेट में शब्द दे देंगे ग्रह, ग्रह में विभक्ति लगाओ, प्रति की वजह से कौन सी विभक्ति आएगी? ग्रह, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। बट इसके लिए आपको जो एक जो चीज करनी है, जो कि मैं मेजरली अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, वो क्या चीज है? रूप याद होने चाहिए, शब्द रूप डेफिनेटली याद होने चाहिए आपको। एक सिंगल शब्द रूप तो याद होना चाहिए। अकारांत, अकारांत में आपको राम का याद होना चाहिए, या बालक का, या छात्र का, या पुत्र का, जिसका भी जिसके एंड में अ आ रहा है, हिरस्व, क्लियर। इसके अलावा आपको एक आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द याद होना चाहिए, बालिका हो गया, छात्रा हो गया, रमा हो गया, ठीक है ऐसे। और एक नपुंसकलिंग का याद होना चाहिए, फल हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक एक तो रूप याद कर ही लो सारी विभक्ति में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बिना, बिना मतलब किसी चीज के बिना, ठीक है। जैसे जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, ठीक है। आगे निक्षा और समया, निक्षा का मतलब होता है निकट, और समया मतलब, समया का मतलब भी होता है पास में। ग्रामम समया विद्यालय अस्ति, ग्राम के पास में क्या है? गांव के पास में विद्यालय है। अब ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, विना, निक्षा, समया। अब जो मैं जिसे याद करती थी, अगर मैं अपना वे बताऊं तो मैं एक सूत्र के थ्रू याद करती थी। कैसे याद करती थी? उभयतः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे अपि, एक हा वर्ड और होता है इसमें, मैं लिख के बताती हूँ आपको। दिस, मैं याद करती थी एक सूत्र को, क्या बोलती थी मैं? उभयतः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे अपि। अब प्रतियोगे अपि मतलब उभयतः, परितः, निक्षा, समया, हा और प्रति, इन सबके योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। सिंपल सा फंडा,
ठीक है, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे ना कुछ एक आध वर्ड ऐसे हैं जिनके वजह से, जिन अगर वो वर्ड है ना, उस पर्टिकुलर वर्ड में एक के अलावा भी विभक्ति हो सकती है। जैसे कि आपको सीधा दिख रहा होगा पहले विना, क्योंकि आपको अच्छी चीजें थोड़ी देर से दिखती हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट वाली चीजें जल्दी दिख जाती है ना, तो इसलिए। ठीक है, आपको सबसे पहले दिखा होगा यहाँ पे विना मैम, यहाँ पे भी विना मैम, द्वितीय विभक्ति में भी विना। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? तो आप बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और तो और पंचमी विभक्ति भी लगा सकते हो। इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपका टीचर आपको दे देता है ना बिना शब्द से बना हुआ कोई वाक्य, और आपको एक से एक विभक्ति का पूछा हो, तो आप उसको अपोज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैम बिना के योग में तो 3 विभक्ति लगती है, द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है, पंचमी भी लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या होता है? सह, साकम, सार्धम, इन तीनों का मतलब एक ही है, साथ। सह, साकम, सार्धम, तीनों का मतलब एक ही है, साथ। अहम बालकेन सह क्रीडामी, मैं बालकों के साथ खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ। अहम है तो क्रीडामी आ रहा है, देख रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो अहम के साथ क्रीडामी? आमी, आवह, आमह, है ना? और विना और रहित के योग में क्या लगेगा हमारा? तृतीय विभक्ति। अब यहाँ पे एक और शब्द दे रखा है ना, रहित। रहित का मतलब भी बिना ही होता है। ठीक है, इरेज कर देती हूँ मैं इधर ना इसको, तो ये ना हो जाए कि तुम्हें दिखे ना। ठीक है, आगे देखो। चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? दा, मतलब देना। जैसे आप सपोज माता पुत्र को भोजन दे रही है, तो उसमें भी देना, देना के योग में। ठीक है, दा धातु, दा धातु के रूप चलते हैं यच्छ की तरह। जो ये दा धातु ना, मैंने आपको बताया था ना, कुछ धातु ऐसी होती है जो परिवर्तनीय होती हैं, मतलब उनका जो रियल वर्ड होता है वो तो अलग होता है, और रूप चलेंगे किसी और की तरह। जैसे यहाँ पे आ रहा है अहम, तो यच्छामी, इसके रूप कैसे चलेंगे? यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतः, यच्छत, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। ये मैंने लट लकार वर्तमान काल के रूप बताया आपको। ये याद रखना है, दा के रूप चलेंगे यच्छ की तरह, और यच्छ धातु जहाँ पे आपको दिख रही हो उसके योग में क्या लगेगा? चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति कैसे? जैसे देखो यहाँ पे तुभ्यम में लगी है, तो हम ये जो अपना ये रूप है ना युष्म शब्द का, त्वम युवाम युयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्यम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, तो तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, आगे देखो कुप और क्रुद्ध। कुप और क्रुद्ध का मतलब क्या हो गया? क्रोधित होना ही होता है, गुस्सा ही होता है। ठीक है, तो ये जो धातु दिख रही है आपको, इनके योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। प्रयोजन और नमः के योग में, नमः मतलब किसी को आप नमस्कार कर रहे हो, प्रयोजन मतलब, प्रयोजन समझ रहे हो ना, किसी कार्य का होना। जैसे वृक्षा परोपकार है, फलती वृक्ष फल क्यों देते हैं? परोपकार के लिए देते हैं। क्या प्रयोजन है उसका? क्या मतलब क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है, क्यों देते हैं वृक्ष फल? रीजन क्या है? तो परोपकार के लिए देते हैं, तो प्रयोजन। ठीक है, रुच मतलब रुचि होना, किसी चीज में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है? अच्छा लगना भी हो सकता है। रुच धातु को बोलते हैं अच्छा लगना, प्रिय लगना, इंटरेस्ट में भी हो सकता है। तो मह्यम दुग्धम रुच्यते, मह्यम भी किसका रूप है? जो हमारा अस्मत् शब्द है ना, अहम आवाम वयम मा मावाम अस्मान मया आव्यम अस्माभि मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, चतुर्थी विभक्ति। ये वो रूप है। अगर आप क्लास 8th में आ चुके हो, तो क्लास 6 से आपकी टीचर आपको कह रही होगी कि आप अस्मद, युष्मद, तत्, तत् के पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसकलिंग, राम, रमा और फल, ये 6 से 7 शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप ऐसे हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। इनका कोई भी अलग कुछ भी अल्टरनेट नहीं है इसका, समझ रहे हो? करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा शब्द किसी ने पूछ लिया कि अस्मद की चतुर्थी, अस्मद, सपोज आपको एग्जाम्पल में क्या दे दिया, इसको हटा दिया, ये हाइड कर दिया। ठीक है, दुग्धम रुच्यते, यहाँ पे क्या लगा दी? डैश, आगे लिख दिया दुग्धम रुच्यते, और कोष्टक में क्या दे दिया? अस्मद। क्या दे दिया? अस्मद। सपोज ये दे दिया आपको, ओहो, इतना बड़ा बड़ा, हाँ अस्मद। अब आपको बोल दिया अब लगाते रहो तुम रूप, तुम्हें तो रूप ही नहीं आते, है ना? आप लोगों को तो रूप ही नहीं आते। आपको ये पता है कि रोचते लिखा हुआ है, इसका मतलब चतुर्थी विभक्ति लगेगी, पर चतुर्थी विभक्ति आनी भी तो चाहिए। तो वो आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूप याद करना पड़ेगा, समझे आप? ओहो भाई, ये क्यों नहीं मिट रहा? ओहो,
नहीं हो रहा है ये इरेज। देखो यहाँ पे मय्यम लिखा हुआ था बट ये अभी इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज समझ जाना। आगे देखो पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या है, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। अलग मतलब किसी चीज का अलग होना। ऐसे मैं ना अगर पढ़ाती भी थी ना तो मैं आपको बताती थी, जैसे कि आप सोचो कि पर्वत से नदी अलग हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंदुकम भवनात् अपतत, तो भवन से क्या निकल रहा है, कंदुक, बॉल। भवन मतलब घर से बॉल गिर गई, बॉल घर से गिर गई, तो भवनात् में क्या आ गया, पंचमी विभक्ति। भय के अर्थ में किसी चीज से आप डर रहे हो, जैसे हम कुक्कुरात में भी, तो आप जिस चीज से डर रहे हो मतलब जिस कार्य से वो चीज हो रहा है। जैसे अलग होने के अर्थ में ना, तो जहां से अलग हो रही है। अब अगर मैं बोलूं पहाड़ से नदी निकलती है, तो पहाड़ में होगी पंचमी विभक्ति, नदी में नहीं होगी, पहाड़ में होगी। सेम ऐसे भय के अर्थ में जिससे डर रहे हो, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। बही मतलब बाहर, इसके अर्थ में क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। तो घर से बाहर, तो घर से बाहर है ना, तो घर में होगी। जिनसे कुछ सीखे हम, ठीक है। जैसे कि आप कुछ सीखे हो अगर मुझसे, तो कृतिका अगर लिख रहे हो तो कृतिका की पंचमी विभक्ति ढूंढ लेना, ठीक है। रमा की तरह रूप चलेंगे या छात्रा की तरह रूप चलेंगे। और ये आपका है क्वेश्चन, आप लोग मुझे यहाँ पे अध्यापकात की जगह पे आप मुझे कृतिका का पंचमी एक वचन लगाओगे कि अहम, कृतिका की पंचमी एक वचन पठामी, ठीक है। मैं कृतिका से पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। बिना के योग में क्या आएगा हमारा, पंचमी विभक्ति, तो विद्या के बिना जीवन नहीं है, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं हम षष्ठी विभक्ति में। दो शब्द हैं, ऊपरी मतलब ऊपर और अधः मतलब होता है नीचे। अधः मतलब मैं देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ वर्ड के तो अर्थ लिख देती हूँ तुमको, नहीं तो ना वीडियो को एक बार दोबारा से सुन लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग आ पाती है मेरी, तो मुझे भी लिखते हो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, है ना। नीचे, अधः मतलब क्या हो जाएगा हमारा, नीचे, और ऊपरी मतलब ऊपर। तो वृक्ष के ऊपर क्या है, घोंसला है। नीडम मतलब घोंसला। पुरतः पृष्ठतः के साथ पुरतः और पृष्ठतः दो शब्द में दिख रहे हो, षष्ठी विभक्ति लगा दो सीधा, ठीक है। अब देखो सप्तमी पे आओ। सप्तमी पे जब आप आओगे, ओहो, बताओ यहाँ से सेंटेंस चला गया, मैंने सेंटेंस लिखा हुआ था, आ गया, देखा। देखो सुनो, अब निर्धारण में या फिर आधार में। निर्धारण मतलब आप किसी चीज का ना वो कर रहे हो, निर्धारित कर रहे हो, निर्धारित समझ रहे हो, बता रहे हो कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो निर्धारित कर रहे हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। और आधार, आधार मतलब किसी चीज का जो बेस होता है, जैसे नदी पर्वतस्य आधारः प्रवहन्ति, नदी जो है वो पर्वत के सहारे से बह रही है, पर्वत उसका क्या है, आधार है। पर्वत से ही तो निकल रही है, पर्वत से ही तो बह रही है, पर्वत के सहारे से ही तो बह रही है। तो उस आधार में क्या किसके सहारे से बह रही है, पर्वत के सहारे से, तो पर्वत में क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। आगे कुशल है चतुर अर्थ में। कुशल मतलब तेज और चतुर मतलब चालाक। इन दोनों, ये दोनों वर्ड आपको यहाँ दिख रहे हो, सप्तमी विभक्ति लगा देनी है। स्नेह मतलब प्यार करना, स्नेह मतलब स्नेह या प्यार करना, उसके योग में आप क्या लगाओगे, सप्तमी विभक्ति लगाओगे, ठीक है। तो अब देखो इसी के थ्रू ना मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने दो अभ्यास कार्य लिखे थे। देखो एक तो ये है सेकंड क्वेश्चन, ओहो, मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसका ये सेकंड क्वेश्चन और एक इसका ये थर्ड क्वेश्चन। इन दोनों को ना खुद से सॉल्व करोगे तुम। जब कर लोगे, अगर मैं अपलोड, देखो मैं कर पाऊंगी, मैं ना कल नहीं तो मंडे को पक्का फॉर श्योर, मैं ना मंडे को या फिर कल, देखो मैं आपको ऐसे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं दे रही हूँ, बट मंडे को फॉर श्योर मैं मंडे को इसके सॉल्यूशन, इस पूरे चैप्टर का अनुवाद जो अर्थ है वो, और इसके सॉल्यूशन जो होंगे जो आप सॉल्व करोगे वो मैं आपको साथ में बताऊंगी। इसको मत करना, फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, या कर लेना मन करे तो, जिसका मन कर रहा है वो कर लेना, ठीक है। ये लकार में परिवर्तित कर देना, इसको बहुत सिंपल है, आना चाहिए आप लोगों को। और ये थर्ड क्वेश्चन इसको कर लेना, चाहे आप बुक में से देख के करो चाहे आप एग्जाम्पल में से देख के करो, बट इनको कर लेना, मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, शायद मैंने पूरी एक्सरसाइज की
नहीं बनाई है, हाँ ठीक है। तो मैं और बाकी ये मैं पूरे चैप्टर का अर्थ आपको कल मंडे को कराती हूँ, मंडे की क्लास में। अभी मुझे आपको जो मेनली फोकस था मेरा वो उपपद विभक्ति पे था, और मुझे उपपद विभक्ति आप लोगों को फॉर श्योर समझानी थी। आप चीजों के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे ये मैंने जो स्लाइड बनाई है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थोड़ा सेव रहेगा आपके पास, क्योंकि ये आपके पास है नहीं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखती है ना, आपको लग रहा होगी ये हमारे पास है नहीं, और मतलब हम कैसे करेंगे। देखो एक और चीज, हाँ मैंने ना टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बना रखा है, उसको भी वहां पे भी आप कर सकते हो। मतलब सब उसको ना, क्या कहते हैं उसको, फॉलो कर लेना। वहां पे भी भेज रही हूँ मैं, जो आपका ये नोट्स है ना, जो भी है इंपॉर्टेंट, वो मैं वहां पे भेजा करूंगी अब, ठीक है। टेलीग्राम पे एक साथ अपलोड कर दूंगी, तो आप अगर ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वैसे ही बहुत लॉन्ग हो गई है वीडियो, और मुझे पता है आप लोग इतना लंबा वीडियो ना देखते नहीं हो, बट देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लविंग द वीडियो। अपने रिएक्शन दिया करो, और जो मैंने बताया है ना अध्यापक में, वहां पे आपको मेरा नाम लिख के, मेरे नाम में पंचमी विभक्ति लगा करके आपको कमेंट करना है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने साथ के बच्चों को बोलो, देखें वो लोग कोचिंग के, इधर उधर के, जहाँ से भी आपको बच्चे कनेक्टेड है सबको बोलो, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ मुझे भी। ओके, थैंक यू सो मच।